जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th जियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो है 2011 से लेकर 2022 तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग टोटल उसका टॉपिक क्लास 11 12 हम लोग नहीं दे सकते हैं। आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी पासपोर्ट आपके लिए अभी बेस्ट होगा। उससे जितने भी एमसीक्यू कलेक्शन हो रहे हैं उन सभी का मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये अभी पार्ट 1 वीडियो रहेगा जो कि एमसीक्यू का स्पेशल है। इसके अलावा एक और वीडियो प्रीवियस है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको देख लीजिएगा। और अभी इसी तरीके के जो भी रिवीजन पार्ट हैं सब अभी हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ गए स्क्रीन पे। सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है ना, पहले आपको कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वीडियो स्पेशल हिंदी के लिए है, समझ में आ गया। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम लोग ना जब लेक्चर भी करवाते हैं तो उसमें मिक्सिंग करना पड़ता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कैप्चर करना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सवाल है उसका आंसर जो हिंदी में हो रहा है संगमरमर हो रहा है। क्या हो रहा है? संगमरमर। तो अगर मैं आपको बोलकर उस चीज़ का इंग्लिश अगर मैं मार्बल बता दूं तो क्या बुराई है? समझ आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव है और ज़्यादा लंबा लंबा इसमें नहीं है, सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, बशर्ते इसमें 4 को ऑप्शन जो मिलता है ना वो हम 4 ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। सीधा प्रश्न और एक लाइन में सीधा जवाब, ऐसे। तो आइए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पे आइए सीधी बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरा चैनल। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जियोलॉजी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये ऑब्जेक्टिव यानी कि टर्म 1 जो आएगा उसमें भी आपको काम कर देगा और टर्म 2 होगा उसमें भी काम कर देगा। चलिए, तो एक रिवीजन है, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं एकदम, ठीक है, जो कि पहले हम बहुत कम करवाए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है ग्रेनाइट कौन सा सेल है, तो ग्रेनाइट आपका आग्नेय सेल है। कौन सा सेल है? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का आंसर आपको नहीं पता है, इग्नियस रॉक होता है। तो ग्रेनाइट कौन सा सेल है? इग्नियस रॉक हो गया, ठीक है। ग्रेनाइट का एक और प्रतिरूप आता है जिसको हम लोग बेसाल्ट कह देते हैं, तो बेसाल्ट भी कौन सा सेल है? ये भी आपका आग्नेय सेल है। अगला प्रश्न है हमारा, सिलिका का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। सिलिका का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? SiO2। फाइनल हो गया, SiO2। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें है कि साइनाइट कौन सा सेल है? साइनाइट भी आग्नेय सेल होता है। कौन सा सेल होता है? इग्नियस रॉक, ठीक है ना। साइनाइट भी कौन सा रॉक है? इग्नियस रॉक आता है। इसके बाद आता है नोराइट। क्या है? नोराइट, ठीक है। तो ये एक नोराइट कोई सेल नहीं है, नोराइट एक गैस है। नोराइट क्या हो जाता है आपका? गैस है, जो कि हाइपस्थीन युक्त एक गैस आता है, ठीक है ना। तो बस इतना आपको याद रखना है कि नोराइट क्या है? एक गैस है। समझ में आ गया। अगला है हमारे पास यहाँ पे कि कोई एक अल्पवर्णी आग्नेय सेल का उदाहरण दीजिए। अल्पवर्णी मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? जिसमें अल्प मतलब बहुत कम, ठीक है, और वर्ण का मतलब होता है रंग। समझ में आ गया। एक ऐसा आपको आग्नेय सेल का एग्जाम्पल देना है जिसमें बहुत कम रंग हो, उसमें कोई उसका कलर स्पेशल ना हो, तो उसको कहते हैं हम लोग पेग्माटाइट। क्या कहते हैं? पेग्माटाइट, याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि लाल किला किस सैलों से निर्मित है? बहुत ईजी है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये जियोलॉजी के अंतर्गत सैंडस्टोन जो पढ़ना है ना हम लोग के, तो यहाँ पे आता है सैंडस्टोन से। तो कौन से? रेड सैंडस्टोन से। समझ आ गया। रेड सैंड स्टोन से हमारा जो है लाल किला बना हुआ है। अगला है जीवाश्म कौन से सेल में उपस्थित हो सकते हैं? जीवाश्म जो होते हैं कौन से सेल में उपस्थित हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं सेडिमेंट्री में। एक बार जब मैंने लाइव आया था तो इसको मैंने फाइनल किया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तब आपको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले आपको अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। और अभी जस्ट बताए थे पिछला वीडियो में, प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको तो पहले देख लीजिएगा। सेडिमेंट्री में एक चीज़ आता है कि उसको सेकंड नाम में हम लोग परतदार सेल कहते हैं, ठीक है। तो पहला में जो जीवाश्म पाया जाएगा सबसे ज़्यादा अवसादी में पाया जाता है, और सेकंड नंबर पे कयांत्रित में, बिकॉज ये जो होता है अस्तरित सेल के अंतर्गत आता है, इसमें अस्तर बाई अस्तर लगा रहता है, ठीक है। तो समझ आ गया जीवाश्म कौन कौन से सेल में उपस्थित हो सकते हैं अवसादी तथा कयांत्रित में। सर्वाधिक किस में होगा? अवसादी में। कंप्लीट। चलिए अगला सवाल है, चूना पत्थर के कयांतरण के बाद यानी कि लाइमस्टोन के जो होता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बाद कौन सा सेल का निर्माण हो सकता है? तो होता है संगमरमर। अभी जस्ट मैंने बताया था मार्बल इसे इंग्लिश में कहते हैं। और ये कौन सा सेल हो जाता है आपका? कयांत्रित सेल हो जाता है। लेकिन एक और डाउट है यहाँ पे कि चूना पत्थर कौन सा सेल है, बहुत बार बता चुके हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ताजमहल कौन से सेल से निर्मित है? बहुत आसान है, संगमरमर से। समझ आ गया? संगमरमर से। कौन से संगमरमर से? सफ़ेद कलर वाले संगमरमर से। बहुत ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। हेमेटाइट का सूत्र क्या है? एक बार नहीं 50 बार पूछ चुका हूँ। हेमेटाइट जब लाइव आते थे तब भी पूछते थे। हेमेटाइट का सूत्र क्या है? Fe2O3। समझ आ गया? Fe2O3। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैग्नेटाइट का संरचनात्मक सूत्र क्या है? बस कुछ नहीं करना है, एक एक बढ़ा देना है, Fe3O4 कर देना है इस जगह पे, बस फाइनल। ये हो गया आपका हेमेटाइट, ये हो गया मैग्नेटाइट। तो सबसे जो उच्च क्वालिटी का जो लोहा का अयस्क है उससे क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटाइट बोल देते हैं, ये भी सही है, ठीक है। सबसे उत्तम किस्म का लोहा अयस्क किसको कहते हैं? मैग्नेटाइट को, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। अगला सवाल है, इसको पहले आप नोट करते चलोगे ऐसे ही, और नहीं भी कीजिएगा तब भी याद हो जाएगा ऐसे भी, ठीक है। चलिए अगला है, कोयला की उत्पत्ति किस युग में हुई है? कार्बोनिफेरस में। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। जो डायनासोर थे, इन लोग क्या बोलते हैं इसको, कोयला की जो उत्पत्ति हुआ था ये सभी हुआ था कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस कोई कार्बन नहीं है, वो एक टाइम था कार्बोनिफेरस का, ठीक है। कार्बन और लौह युग उसे कहा जाता है, अगर हम और भी अच्छे से डिटेलिंग में उसको पढ़े तो। अगला है, भारत में सर्वाधिक कोयला निक्षेप किस राज्य में होता है? तो ये तो झारखंड में है सर्वाधिक। समझ आ गया? झारखंड में कोयला किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? बहुत बार पूछ चुके हैं। ये झरिया में है, और झरिया को जो क्षेत्र है ये कहाँ पे? आपका धनबाद में है। झरिया जो है कहाँ पे? धनबाद में। इसके अलावा एक और जगह है जिसको हम लोग रानीगंज कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये झारखंड बिहार दोनों पूछेगा तब रानीगंज जो है कहना करेक्ट होगा। आपको झरिया में सबसे ज़्यादा झरिया याद रखना है, जो कि धनबाद जिले में है। पीट, बिटुमिन तथा एंथ्रासाइट सभी किसके प्रकार हैं? सभी कोयला के प्रकार हैं। इसमें अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। मीडियम का कौन है? बिटुमिन। सबसे कम क्वालिटी का मतलब सबसे लोअर कैटेगरी का कौन सा है? पीट। समझ आ गया? काला सोना किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। काला सोना हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं। अभी से नहीं, बहुत बार हम बता चुके हैं। अब कितने लोग देखिएगा इसमें कितना कंफ्यूज होगा। पेट्रोलियम का तो कोई कलर उतना डिटेलिंग में होता नहीं है। अगर पेट्रोल को देखो तो येलो होता है, डीजल का देखिए कोई और हो जाएगा, हालांकि ये सभी पेट्रोलियम है। लेकिन डाउट है कि कोयला का कलर ब्लैक होता है, तो कोयला का ब्लैक होने के चलते कितने लोग मार देंगे काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयला को, जो कि गलत है। सबसे पहले मैंने जो लिखा है पेट्रोलियम, अगर ऑप्शन में पेट्रोलियम दिया है तो ये कर लेना है, ठीक है, पेट्रोलियम करना है। अगर नहीं दिया है तब कोयला मारना है। अब आपको हम बताते हैं काला सोना कहते किसको हैं। जितने भी जीवाश्म कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम लोग काला सोना कहते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जीवाश्म कैटेगरी में आते हैं, जीवाश्म खनिज वाले कैटेगरी में, वो पेट्रोलियम और ये आते हैं। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कि झारखंड का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? मतलब कौन सा जिला है जहाँ पे माइका यानी कि अभ्रक, माइका ऐसे लिखा था, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? तो होता आता है कोडरमा जिला। समझ आ गया? कोडरमा के अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो वो मेरे को मैसेज करेंगे मेरे नंबर पे 9693298601। कोडरमा जिला वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे थोड़ा इस पर कॉल करेंगे या SMS कर लेंगे, ठीक है। अभ्रक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये एक न्यू प्रश्न है जो कि हमने पीछे नहीं करवाया। अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं? अभ्रक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है सफ़ेद अभ्रक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद गुलाबी अभ्रक होता है। समझ में आ गया? अब एक और सवाल बहुत मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। रूबी अभ्रक किसे कहा जाता है? रूबी अभ्रक किसे कहते हैं? तो उसे हम लोग सफ़ेद अभ्रक को कहते हैं, ठीक है। व्हाइट माइका को हम लोग क्या बोल देते हैं? रूबी माइका बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, अभ्रक कौन से सेल में जो होते हैं पाए जाते हैं? अभ्रक कौन से सेल में पाए जाते हैं? अभ्रक देखिए आग्नेय सेल में भी पाए जाते हैं। अब आप लोग के ना डाउट रहेगा कि सर आग्नेय सेल तो चट्टान होता है बहुत बड़ा बड़ा, जो कि गलत है। आग्नेय सेल कभी कभी ना दानों के रूप में भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे भी पाए जाएंगे, छोटे छोटे भी क्या हो जाएंगे, वो भी पाए जा सकते हैं। तो वो जो अभ्रक होते हैं, अभ्रक भी कभी कभी आग्नेय सेल में भी पाए जाते हैं और कभी कभी कयांत्रित सेलों में, क्योंकि देखिए कठोरता में ये लोग ज़्यादा, अवसादी में तो अभ्रक पता ही नहीं चलेगा कि अवसादी में है कि नहीं। ये सभी परत में ऐसे ऐसे लगे रहते हैं और इन्हीं के बीचवा में क्या पाया जाएगा? छोटे छोटे दाना पाया जाएगा। तो ये हो गया इग्नियस और ये हो गया मेटामॉर्फिक। समझ आ गया? तो इस टाइप से जो हैं इनमें पाए जाते हैं। तो उसी को मैंने लिखा है आग्नेय तथा कयांत्रित सेलों में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कौन पाए जाते हैं? अभ्रक पाए जाते हैं। समझ आ गया? अगला है हमारे पास सवाल यहाँ पे कि बायोटाइट अभ्रक किसे कहते हैं? बायोटाइट अभी पूछे थे, रूबी अभ्रक किसे कहते हैं? सफ़ेद को। बायोटाइट अभ्रक किसे कहते हैं? गुलाबी अभ्रक को। समझ आ गया? चलिए अगला, विश्व का सर्वाधिक अभ्रक कौन से देश में है? ध्यान दीजिएगा, इस पूरी दुनिया में
इस पूरे दुनिया में ज़्यादातर अवरक भारत सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। और इसमें भी सबसे गर्व की बात है, ठीक है ना, कि अवरक पेटी जो कहाँ पे है वो कोडरमा में है। याद रखिएगा, अवरक पेटी कहाँ पे है? कोडरमा में है। और विश्व का सर्वाधिक अवरक कौन देश में है? भारत में। और कोडरमा किस राज्य में? झारखंड में। याद रखिएगा, झारखंड टॉप लेवल पे आता है, नंबर 1 पूरे दुनिया में। समझ आ गया? अगला सवाल है हमारा, लिमोनाइट का संरचनात्मक सूत्र लिखें। समझ आ गया? तो इसको तो आपको लिखना पड़ेगा 2Fe3O3, ठीक है, और 3H2O। इसको याद रखिएगा, ये होता है लिमोनाइट का संरचनात्मक सूत्र। देखिए, आपको संरचनात्मक सूत्र को याद करना है, बाकी तो आप जानते हैं, ठीक है। और अगला है, सीडेराइट का संरचनात्मक सूत्र क्या है? FeCO3, ठीक है। फेरस कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? सीडेराइट बोलते हैं। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक तांबा किस जिला में है? तो होता है सिंहभूम जिला में। कहाँ पर होता है? सिंहभूम जिला में। भारत में भी अगर तांबा ज़्यादा पूछा जाए तो सिंहभूम और उड़ीसा में आता है। अब देखिए, सिंहभूम ना झारखंड में 2 है, एगो पूर्वी है और एगो पश्चिमी है, लेकिन अब दोनों में पाया जाता है। ज़्यादातर जो अवरक पाया गया है वो हमारा पूर्वी में ज़्यादा है और पश्चिमी में थोड़ा सा कम है। आप जब भी आप अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप ना मैप अगर जुगाड़ कर सकते हो ना, मैप, तो अपने स्टडी टेबल के पास मैप रखना। किन किन चीज़ों का? आपको मैप रखना है भारत का, समझ आ गया, झारखंड का। आप कभी भी हमारा वीडियो देखे होंगे तो उसमें ना बोर्ड के जस्ट बगल में मेरा क्या है? मैप है, वो भी सभी जिला का, सभी स्टेट का, सभी कंट्रीज़ का, पूरे वर्ल्ड का मैप है मेरे पास। तो मैप से ये सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी याद रहेगा कि तांबा कौन से में, वहाँ पे जाकर टिक कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे। तो सीडेराइट पता चला, FeCO3 होता है। झारखंड में सर्वाधिक तांबा किस जिले में? सिंहभूम में। तो सिंहभूम, देखिए झारखंड का कुछ फिगर जो है इस प्रकार से होता है, मतलब नीचे थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो नीचे है सिंहभूम, देख लीजिएगा, झारखंड का कहीं पर भी जाएगा नीचे सिंहभूम है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ऐसे भी सिंहभूम में, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क को क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। अब बॉक्साइट का संरचनात्मक सूत्र को आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। रेशेदार खनिज किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है, एस्बेस्टस जो होता है ना, एस्बेस्टस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेशेदार खनिज बोल देते हैं। चंद्रमा का भी निर्माण किस युग में हुआ था? तो वो भी हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। कब हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में। बहुत ईजी है। और लास्ट प्रश्न है 30, जो कि बहुत आसान है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में भी रिपीटेड है, कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? जेम्स हटन भाई साहब का है। इनका है? जेम्स हटन का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ आ गया। और बहुत छोटा सा वीडियो था, इसको आपको जल्दी से फाइनल कर लेना है, समझ आ गया। और आपको पब्लिक कोचिंग सेंटर सर्च करना है टेलीग्राम पे, समझ आ गया। अब पब्लिक कोचिंग सेंटर सर्च करने से भी मेरा चैनल जो है आ जा रहा है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको लिख देना है बाय, अगर इतना में भी नहीं आता है तो बाय अमित सर, ठीक है, आ जाएगा, समझ आ गया। इतना कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत होता है तब आप लास्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा कांटेक्ट नहीं करना है, बिकॉज आप में इतनी समझदारी है कि देखिए, झारखंड का जियोलॉजी का नंबर 1 चैनल है जो जैक को सिलेबस वाइज पढ़ाता है। तो कॉल्स बहुत ज़्यादा आने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो भी ज़्यादातर आप प्रयास कीजिएगा कि SMS कीजिए, कॉल करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है ना। कि हम कहाँ पे हैं, मान लीजिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम तो कॉल नहीं उठा पाएंगे, उस टाइम तो हम कॉल पिकअप नहीं कर पाएंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोग नाराज़ हो जाएगा कि सर को घमंड हो गया, ये हो गया। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये कर दीजिएगा, जो भी डाउट है। हम भाई कमेंट बॉक्स आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स क्यों बनाएगा? कमेंट बॉक्स में ना, कमेंट बॉक्स में हम टोटल रिप्लाई देते हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। सबको हार्ट बीट देते हैं, दिल वाला छाप, ठीक है, सबको लाइक करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।